कल्पना कीजिए कि रात के आसमान में एक ऐसा तारा है जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, जबकि चांद, ग्रह और दूसरे सभी तारे वो तो आसमान में अपनी जगह बदलते रहते हैं, पर ये एक बिंदु हमेशा हमेशा एक ही जगह पे टिका रहता है। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि असल में वो कोई तारा है ही नहीं। वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो पृथ्वी के साथ एक अद्भुत तालमेल में घूम रहा है। और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। एक ऐसी चीज जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वो हमें एक जगह पर मंडराती हुई कैसे दिख सकती है। आज हम इसी सिंक्रोनिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस देखने, सुनने और संचार करने के लिए इन खास ऑर्बिट्स का इस्तेमाल कैसे करती हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंक्रोनिसिटी आखिर है क्या? मतलब सुनने में ये शब्द थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। नहीं, इसे आसान भाषा में समझते हैं। सिंक्रोनिसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि सैटेलाइट के चक्कर लगाने का टाइम, उसका ऑर्बिटल पीरियड, हाँ, उसका पीरियड और पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने का जो टाइम है, इन दोनों के बीच एक कह सकते हैं सिंपल मैथ्स वाला रिश्ता होता है। विज्ञान की भाषा में इसी को रैशनल मल्टीपल कहते हैं। अच्छा, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो ये एक तरह का ऑर्बिटल डांस है जो पृथ्वी के धुन पर सेट किया गया है। इसके कौन से अनुपात, मतलब रेशियोज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? इसमें 2 अनुपात सबसे अहम है। पहला है 1.1 रेशियो, 1:1। हाँ, इसका मतलब है कि सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर ठीक उतने ही समय में लगाता है जितने में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, यानी करीब करीब 24 घंटे। इस तरह की किसी भी ऑर्बिट को हम जियोसिंक्रोनस कहते हैं। और दूसरा वाला? दूसरा है 1.2 रेशियो। इसमें सैटेलाइट 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब वो दिन में 2 बार पृथ्वी के एक ही हिस्से के ऊपर से गुजरता है। इसे सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा, जीपीएस सैटेलाइट्स का पूरा नेटवर्क शायद इसी पर आधारित है। बिल्कुल सही। यहीं पर 2 शब्द अक्सर बहुत भ्रम पैदा करते हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। हाँ, और ये फर्क ही सब कुछ तय करता है। देखिए, एक जियोसिंक्रोनस या जियो सैटेलाइट कोई भी ऐसा सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिटल पीरियड ठीक एक सिडेरियल डे का हो। सिडेरियल डे यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, पृथ्वी के घूमने की असली रफ्तार। एग्जैक्टली। लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी ऑर्बिट इक्वेटर के समानांतर हो। वो झुकी हुई, मतलब इंक्लाइंड भी हो सकती है। 1 मिनट, अगर ऑर्बिट इंक्लाइंड है तो उसका जमीन से देखने पर क्या असर होगा? क्या वो फिर भी एक जगह पर टिका हुआ दिखेगा? नहीं, और यही तो मेन पॉइंट है। अगर ऑर्बिट इंक्लाइंड है तो सैटेलाइट जमीन पर किसी को आसमान में एक फिगर 8 जैसा पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा। फिगर 8? अच्छा, तो वो दिन भर में उत्तर और दक्षिण की ओर जाएगा और 24 घंटे बाद वापस उसी शुरुआती बिंदु पर आएगा, लेकिन एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। बिल्कुल। और सोचिए, अगर सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है तो जमीन पर लगे डिश एंटेना को भी उसे ट्रैक करने के लिए लगातार घूमते रहना पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत जटिल लगता है। और इसी जटिलता से बचने के लिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया। जियोस्टेशनरी एक बहुत ही खास, बहुत ही विशिष्ट तरह की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है। किसी एक जगह पर पूरी तरह से स्थिर दिखने के लिए इसे 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। 3 शर्तें, ओके। पहली, इसे जियोसिंक्रोनस होना चाहिए, यानी उसका पीरियड 24 घंटे का हो। ठीक है, ये तो समझ आ गया। बाकी 2 शर्तें क्या हैं जो उसे उस फिगर 8 वाले डांस से रोककर एक जगह पर टिका देती हैं? दूसरी शर्त है कि ऑर्बिट को इक्वेटोरियल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑर्बिट भूमध्य रेखा की प्लेन में ही होनी चाहिए, जिसमें 0 इंक्लिनेशन हो, कोई झुकाव नहीं। इससे वो उत्तर दक्षिण वाली मूवमेंट खत्म हो गई। करेक्ट। और तीसरी शर्त है कि ऑर्बिट को सर्कुलर होना चाहिए, यानी एकदम गोल, जिसकी सेंट्रिसिटी 0 हो। अच्छा, सर्कुलर क्यों? अगर ऑर्बिट थोड़ी अंडाकार होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। अगर ऑर्बिट अंडाकार होगी तो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में कभी तेज चलेगा और कभी धीमा, केपलर के नियम की वजह से। और इससे वो जमीन से देखने पर पूरा पश्चिम की ओर खिसकता हुआ दिखेगा, स्थिर नहीं रहेगा। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी होते हैं, लेकिन सभी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी नहीं होते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अंतरिक्ष में एक बहुत ही कीमती और सीमित रियल एस्टेट की तरह है। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट
भूमध्य रेखा के ऊपर के देशों के लिए तो एक परफेक्ट समाधान है, लेकिन दुनिया तो गोल है। इंजीनियर्स ने रूस या कनाडा जैसे उत्तरी देशों के लिए क्या हल निकाला, जहां से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्षितिज के पास होते हैं या दिखते ही नहीं? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें एक और शानदार ऑर्बिट की ओर ले जाता है, मोलनिया ऑर्बिट। इसका नाम रूसी शब्द मोलनिया से आया है, जिसका मतलब होता है बिजली की चमक। मोलनिया, हाँ। इस ऑर्बिट का जन्म कह सकते हैं शीत युद्ध की देन है। सोवियत संघ को अपने विशाल उत्तरी क्षेत्र में विश्वसनीय संचार की जरूरत थी, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से मुमकिन नहीं था। तो इसकी बनावट में क्या खास है? इसकी बनावट बहुत अनोखी है। ये एक हाईली इंक्लाइंड और अत्यधिक अंडाकार, मतलब एक्सट्रीम इलिप्स वाली ऑर्बिट है। हाईली इंक्लाइंड मतलब बहुत ज्यादा झुकी हुई? हाँ, बिल्कुल। और कल्पना कीजिए कि पृथ्वी वो इस अंडाकार के सेंटर में नहीं है, बल्कि एक कोने के पास है। तो केपलर के नियम के अनुसार जब सैटेलाइट पृथ्वी के करीब आता है, जिसे पेरिजी कहते हैं, तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। और जब दूर जाता है? और जब वो दूर जाता है, यानी एपोजी, तो बहुत धीमी हो जाती है। मोलनिया ऑर्बिट इसी धीमी गति का फायदा उठाती है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से टाइम के साथ खिलवाड़ करके कवरेज हासिल करती है। बिल्कुल। इसका ऑर्बिटल पीरियड 12 घंटे का होता है, लेकिन ये अपने 12 घंटे का लगभग 8 घंटे का समय उत्तरी गोलार्ध के ऊपर बहुत धीमी गति से गुजारती है। 8 घंटे? इसे ड्वेल टाइम कहते हैं ना? हाँ, ड्वेल टाइम। तो भले ही ये स्थिर ना हो, लेकिन ये दिन में 2 बार 8-8 घंटे के लिए एक बड़े इलाके को बेहतरीन कवरेज देती है। उन जगहों के लिए एक शानदार समाधान है जहां जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स काम नहीं कर सकते। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इसी तरह की और भी ऑर्बिट्स हैं जो किसी खास मकसद के लिए समय या जगह को इस तरह से मैनिपुलेट करती हैं? हाँ, कई हैं। जैसे हमने सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात की थी, जो जीपीएस के लिए इस्तेमाल होती है। वो लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। लेकिन एक और ऑर्बिट है जो जासूसी और निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस, तो इसका मतलब ये सूरज के साथ तालमेल में है? सही। ये एक पोलर ऑर्बिट है, यानी ये ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह पृथ्वी की किसी भी जगह के ऊपर से हर दिन एक ही स्थानीय सौर समय, मतलब लोकल सोलर टाइम पर गुजरती है। एक ही लोकल टाइम पर? इसका क्या फायदा है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा फायदा इमेजिंग और जासूसी में होता है। सोचिए, अगर आप किसी सैन्य अड्डे की तस्वीरें ले रही हैं और हर तस्वीर सुबह 10:30 बजे ली गई है, तो सूरज की रोशनी का एंगल और चीजों की परछाइयां लगभग एक जैसी रहेंगी। बिल्कुल। इससे 2 तस्वीरों की तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। अगर रात भर में कोई नई गाड़ी आई है या कोई नया निर्माण हुआ है, तो वो बदली हुई परछाई से तुरंत पकड़ में आ जाता है। ये तो कमाल है, मतलब छोटे से छोटा बदलाव भी पकड़ में आ सकता है। हाँ, मैंने एक बार एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे एक सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ने 2 तस्वीरों के आधार पर एक गुप्त मिसाइल साइलो के निर्माण का पता लगा लिया था, सिर्फ परछाइयों के विश्लेषण से। अब एक व्यावहारिक सवाल मन में आ रहा है, जब इतने सारे सैटेलाइट्स ऊपर हैं और उनका एक मिशन लाइफ होता है, तो जब वे काम करना बंद कर देते हैं तो उनका क्या होता है? क्या वे उस कीमती ऑर्बिटल स्पेस में कचरे की तरह घूमते रहते हैं? ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है जिसे स्पेस डेब्री कहते हैं, और इसी के समाधान के लिए एक खास ऑर्बिट बनाई गई है जिसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट या डिस्पोजल ऑर्बिट कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट मतलब कब्रिस्तान ऑर्बिट? हाँ, कह सकते हैं। ये सिंक्रोनस बेल्ट से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है। जब किसी सैटेलाइट का मिशन खत्म हो जाता है और उसमें थोड़ा ईंधन बचा होता है, तो उसे अपनी आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस कचरा ऑर्बिट में भेज दिया जाता है। लेकिन क्या ये समस्या को सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर ऊपर धकेलना नहीं है? क्या हम भविष्य के लिए एक और कचरे का ढेर नहीं बना रहे हैं? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये एक आदर्श समाधान नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सबसे व्यावहारिक समाधान है। इसका मकसद जियोस्टेशनरी बेल्ट जैसी सबसे व्यस्त और कीमती ऑर्बिट्स को साफ रखना है, ताकि नए और सक्रिय सैटेलाइट्स सुरक्षित रह सकें। ये स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इन सब बातों से ये साफ हो रहा है कि हर ऑर्बिट एक खास मकसद के लिए चुनी जाती है। आर्म्ड फोर्सेस और स्पेस एजेंसियां ये कैसे तय करती हैं कि किस काम के लिए कौन सी ऑर्बिट सबसे अच्छी है? सैटेलाइट की ऑर्बिट कोई मनमानी पसंद नहीं होती। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उसका मिशन क्या है। जैसा मिशन वैसी ऑर्बिट, ये अंतरिक्ष विज्ञान का पहला नियम है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए किसी जगह की बहुत साफ
हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेनी हैं। हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी के लिए आपको टारगेट के जितना करीब हो सके उतना अच्छा है। इसलिए इसके लिए लो एल्टीट्यूड पोलर ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है। कम ऊंचाई का मतलब है बेहतर रेजोल्यूशन। और पोलर ऑर्बिट, ताकि पूरी दुनिया स्कैन हो सके। हाँ, जैसे जैसे पृथ्वी नीचे घूमती है, सैटेलाइट पूरी दुनिया की पट्टी दर पट्टी स्कैन कर लेता है। और जैसा हमने बात की, अगर ये सन सिंक्रोनस हो तो सोने पे सुहागा। और नेविगेशन, जैसे कि जीपीएस के लिए, वे तो पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं। नेविगेशन के लिए एक ऐसे सैटेलाइट नेटवर्क की जरूरत होती है जो पृथ्वी के हर कोने को एक साथ देख सके। इसके लिए मिड एल्टीट्यूड ऑर्बिट, मतलब लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई का इस्तेमाल होता है। सेमी सिंक्रोनस। हाँ, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इन ऑर्बिट्स का झुकाव अक्सर 63.4 डिग्री पर सेट किया जाता है। 63.4 डिग्री। कोई खास वजह? हाँ, ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। पृथ्वी बीच से थोड़ी उभरी हुई है, जो सैटेलाइट्स को धीरे धीरे उनकी जगह से खींचती है। 33.4 डिग्री का ये कोण किसी जादू की तरह उस खिंचाव को स्वाभाविक रूप से बेअसर कर देता है। मतलब सैटेलाइट को अपनी जगह पर बने रहने के लिए लगभग कोई अतिरिक्त ईंधन नहीं जलाना पड़ता। बिल्कुल, ये प्रकृति के ही एक नियम का इस्तेमाल दूसरे नियम को काटने जैसा है। ये तो वाकई बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। और अगर किसी एक खास इलाके, जैसे किसी दुश्मन देश के मिसाइल लॉन्च पैड पर लगातार नजर रखनी हो, उस स्थिति में आपको परसिस्टेंस चाहिए, यानी लगातार कवरेज। किसी एक टारगेट एरिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट सबसे अच्छी होती है। सैटेलाइट एक ही जगह पर मंडराता रहता है और उस इलाके से अपनी नजर नहीं हटाता। तो आज की चर्चा का सार ये है कि अंतरिक्ष में हर ऑर्बिट एक टूल की तरह है, जिसे एक खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है सैटेलाइट के समय को पृथ्वी की गति से मिलाना। 1.1 रेशियो से जियो और 1.2 रेशियो से सेमी सिंक ऑर्बिट्स बनती हैं। और हमने ये भी समझा कि जियो स्टेशनरी होना एक खास क्लब में शामिल होने जैसा है, जिसके 3 सख्त नियम हैं: 24 घंटे का पीरियड, इक्वेटोरियल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट। हमने मोलनिया ऑर्बिट जैसी अनोखी ऑर्बिट के बारे में जाना, जो एक अंडाकार रास्ते और धीमी गति का फायदा उठाकर हाई लैटिट्यूड्स पर कवरेज देती है। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो जासूसों की पसंदीदा है, क्योंकि ये हर दिन एक ही समय पर तस्वीरें लेकर परछाइयों के जरिए छोटे से छोटे बदलावों को भी पकड़ लेती है। और आखिर में हमने ग्रेवयार्ड ऑर्बिट के जरिए ये भी देखा कि अंतरिक्ष प्रबंधन कितना जरूरी है, ताकि हम भविष्य के लिए इन कीमती रास्तों को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद अब श्रोताओं के लिए आज का सवाल। हाँ, आज का सवाल हमारे श्रोताओं को इन कॉन्सेप्ट्स को लागू करने के लिए प्रेरित करेगा। सवाल ये है, अगर आर्म्ड फोर्सेस को किसी एक फिक्स्ड सैन्य अड्डे पर 24 घंटे इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस यानी ISR करना हो, तो एक जियोस्टेशनरी ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते कई सैटेलाइट्स के समूह की तुलना में बेहतर क्यों हो सकती है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है जो आज सीखी गई सारी जानकारी को एक साथ लाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।